हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय एंड आई एम ज्योग्राफी टीचर। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी डेमो क्लास 2 के बारे में। इससे पहले मैं एक डेमो क्लास 1 ले चुका हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं सोचा कि इसमें ख़त्म कर दूँ। पहले क्लास में मैंने पेपर 1 के बारे में डिस्कस किया था, यानी पेपर 1 में ज्योग्राफी मेन मेरा कोर सब्जेक्ट है, उससे मैंने हिस्ट्री को कनेक्ट किया था। एक टॉपिक बचा हुआ सोसाइटी, आज उसके बारे में देखेंगे। और पेपर 2 में कुछ पोर्शन है गवर्नेंस और पॉलिटी, उससे ज्योग्राफी को कनेक्ट करना सीखेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सोसाइटी, और ज्योग्राफी को सोसाइटी से कैसे कनेक्ट किया जाए, और सोसाइटी में हमें क्या पढ़ना है। डाइवर्सिटी ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, ये देखना है। कन्फ्लिक्ट ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज का अभाव है उसके चलते क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। माइग्रेशन एंड इफेक्ट्स, ठीक है, माइग्रेशन हो रहा है उसका क्या प्रभाव है समाज के ऊपर। कंडीशन ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड, इसको साथ में रखते हैं, वीमेन एंड चाइल्ड साथ में पढ़ना चाहिए, ठीक है, छूट गया था। अगला जो है डेवलपमेंट, गेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ये भी समाज का पार्ट है, इसमें अलग अलग हेड्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं डाइवर्सिटी ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। हम जानते हैं कि भारत को 5 या 6 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, ठीक है, आई थिंक 6 है। तो मान के चलिए 6 क्लाइमेटिक जोन है, तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, अलग अलग भोजन संबंधित आदतें होती हैं, और जैसा भोजन होता है वैसा ही मन होता है, और जैसा मन होता है वैसे ही समाज का, वैसे ही व्यक्ति का निर्माण होता है, और जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही समाज बनता है, ठीक है। बात करेंगे अगर उदाहरण के रूप में, तो अगर हम वेस्ट बंगाल को उदाहरण लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल हम जानते हैं कि काफ़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर जो है चावल के लिए काफ़ी सूटेबल है, तो वहाँ पे राइस होता है बहुत ज़्यादा। कोस्ट है काफ़ी, यहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे क्या मिल गया उसको, फिश, ठीक है। तो राइस प्लस फिश यहाँ का भोजन है। सेम वही चीज़, वही पैटर्न आपको मिलेगा उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा में भी सेम वही चीज़ मिलेगा, राइस प्लस फिश। तो भोजन जिस प्रकार का होता है वैसे ही व्यक्ति का समाज बनता है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हम भोजन से ही समाज नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसा संस्कृति होता है, संस्कृति भी एक तरह से धीरे धीरे करके ज्योग्राफी का ही पार्ट है वो भी, ठीक है। हम कल्चर को ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखो हिली एरिया है, यहाँ पे वेजिटेशन पैटर्न बिल्कुल अलग है, ठीक है। लाइफ काफ़ी यहाँ की टफ है, यहाँ का भोजन बिल्कुल अलग है, उसी हिसाब भोजन के हिसाब से वहाँ के लोग आपस में जुड़ते हैं और समाज तैयार होता है। काऊ बेल्ट, यूपी और ये बिहार का जो पोर्शन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। गैंजेटिक प्लेन है, फर्टाइल लैंड है, एलुवियल सॉइल है। यहाँ की जो, यहाँ पे आपको शाकाहारी लोग ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि धर्म यहाँ पे प्रभावी है, राम और कृष्ण की धरती है। तो धार्मिक विविधताओं के चलते भी समाज का एक अलग वर्ग तैयार होता है, और लोगों को एक धर्म से जुड़ने से लोगों के मन में एक वो होता है कि हमको नॉनवेज नहीं खाना है। बट ऐसा नहीं है, आप देख लो वहाँ के जो हिंदू ब्राह्मण मतलब बंगाल के, वहाँ के लोग मछली खाते हैं। तो भोजन ज़्यादा प्रभावशीलता दिखाता है समाज को तैयार करने में। तो ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना कि भोजन, एग्रीकल्चर या क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी का पार्ट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है समाज को तैयार करने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोड़ना सीखते हैं। अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और माइग्रेशन एंड इफेक्ट, ये दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं। देखिए कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, अगर रिसोर्स के टर्म्स में देखा जाए, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ का समाज देखिए, और जहाँ पे रिसोर्स नहीं है वहाँ का समाज, दोनों में क्या होगा, होड़ मचेगी, क्लाइसिस होगा। किसी के पास पानी ज़्यादा है, किसी के पास पानी कम है, सीमा के पास देखिए वहाँ के लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। अब उदाहरण के तौर पे बिहार देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत है,
पानी बहुत है, बट बाढ़ के चलते फसलें नष्ट हो जाती हैं। बट यहाँ पे कोई मिनरल्स नहीं है, क्योंकि सारा मिनरल्स झारखंड में चला गया। तो एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ रही है ना, कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार की चाह में लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है, अब वहाँ माइग्रेट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा होगा। इस बेल्ट में रिसोर्स आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ के लोग क्या है, माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट करेंगे तो इन लोगों के पास क्या है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी। ठीक है, अब ये इनसिक्योरिटी क्या है कि भाई हमारा जो हक मारेंगे, हमारे समाज को ये लोग दूषित कर रहे हैं, बिहारी, यूपी वाले, उत्तरी भारत के लोग मार मार के भगाओ इनको, ये सब आंदोलन भी करते हैं मराठी और साउथ के लोग। यहाँ तक कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले भी कुछ दिन मार के भगाए बिहारी और यूपी को। तो इस तरीके से इनसिक्योरिटी रहती है कि हमारे लोग हक मारेंगे, हमारे रिसोर्स पर कब्जा करेंगे। तो रिसोर्स का एक असमानता भी समाज में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। जहाँ पे रिसोर्स कम है वहाँ से पलायन होगा, जहाँ रिसोर्स है वहाँ वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होगा, उससे भी समाज में एक नई समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो अगला जो है टॉपिक, कंडीशन ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड। अब वीमेन एंड चाइल्ड के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, देखिए अगर वैसे तो हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे भारत में आदिवासी बेल्ट में देखा जाए तो मातृसत्तात्मक होता है। जैसे ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, जानते हैं, यहाँ पे मातृसत्तात्मक है। ठीक है, बट हर जगह नहीं है ना। मैक्सिमम इंडिया में देखा जाए तो पुरुष ही हॉबी रहते हैं। और दूसरी बात है कि ज्योग्राफी में क्या है कि हम IMR पढ़ते हैं, MMR पढ़ते हैं, ठीक है, CBR पढ़ते हैं। ये सारे जो है महिलाओं और बच्चों के संबंध में उनका हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ज्योग्राफी का भी पार्ट है और इस समाज से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक पहलू है, तो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। 6 रेशियो कहीं पे ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे कम मिलेगा। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहाँ पे 6 रेशियो कम मिलेगा। ठीक है, और आदिवासी बेल्ट में चले जाओ, छिंदवाड़ा और कौन कौन से जो आपके बालाघाट जो एरिया है मध्य प्रदेश का, या उत्तराखंड, मतलब कहीं भी आप जहाँ आदिवासी बेल्ट वहाँ चले जाओ, वहाँ का 6 रेशियो आपको देखिए बहुत अच्छा मिलेगा। पुरुष कम लेंगे, महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका रहा एक, मतलब कि ये ज्योग्राफी का ही पोर्शन है और समाज पे इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इसको हम कन्फ्लिक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड इससे जोड़ के देखें, रिसोर्स से जोड़ के देखें, मतलब कंडीशन ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड को माइग्रेशन से जोड़ के देखें, तो सबसे ज़्यादा अगर माइग्रेशन या कहीं कन्फ्लिक्ट या वार होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? सबसे ज़्यादा महिलाएं ही प्रभावित होती हैं। नेचुरल कैलामिटी में कहीं भागना हो तो महिलाएं बेचारी भाग नहीं पाती हैं, बच्चे ही प्रभावित होते हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं दौड़ पाते हैं। आप देख लो, कोविड में ही दिल्ली से अचानक सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि भाई आज से लॉकडाउन है। अब बताओ कि वहाँ पे लोग रहें कैसे, बिना काम धाम किए और बिना सैलरी के लोग बेचारे धूप में भाग रहे हैं, वहाँ से हज़ार किलोमीटर वहाँ से पैदल चल के गाँव आ रहे हैं, मतलब यूपी बिहार। देखिए उसमें सारे आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगे। पुरुष तो चलो चल लेंगे पहले, कि महिलाएं और बच्चे। ठीक है, अब गल्फ में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, वहाँ पे ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी, कोई वहाँ पे वार हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, तो सबसे ज़्यादा बेचारे प्रभावित होते हैं गल्फ वाले। कुछ हो जाए तो उनकी औरतें जो वीमेन होती हैं वो तो इंडिया रहती हैं, और मजदूर वर्कर कहाँ हैं? गल्फ में हैं। अब ये सारी महिलाएं किसके ऊपर डिपेंड हैं? यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके ऊपर डिपेंड है। कन्फ्लिक्ट हो गया तो बेचारे यही जो औरतें उनकी बीवी हैं यहाँ पे रह के
सबसे ज़्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। किसको? महिलाओं को। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि बेसिकली समाज में प्लानर या जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं वो पुरुष हैं। पुरुष प्लान करता है और भुगतता कौन है? महिलाएं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट, गेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये सोसाइटी का पार्ट है, डेवलपमेंट, गेन, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? देखिए, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इक्विटेबल होना चाहिए। ठीक है, इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए, समतामूलक ग्रोथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ देखिए वहाँ पे मिनरल्स बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, रिसोर्सेज ज़्यादा ज़्यादा था, अभी भी है, परंतु उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों के बजाय कोई और ले रहा था। फ़ायदा कौन ले रहा है? उद्योगपति, वो ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रॉयल्टी बढ़ाई है और जिन लोगों को जंगल से हटाया गया, भाई यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग स्थानीय लोग हैं, वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि वहाँ से हम मिनरल्स को खोद सकें, तो क्या ये जो रॉयल्टी में पैसे जो उनका हिस्सा है इनको मिल रहा है? यहाँ पे पैसा मिल रहा है? बेचारों को नहीं मिल रहा है। क्या उनके पास पैसा पहुँचा? उनकी रोजी रोटी छिनी है हटाने से, तो क्या उनका पुनर्वास हुआ? इसलिए लैंड रिहेबिलिटेशन बिल जो है, यानी भूमि पुनर्वास बिल, इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, उनको अपने मदरलैंड से हटाया जा रहा है रिसोर्स के नाम पे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया बिल। ठीक है, वह बिल क्यों नहीं पास हो पाया? दो कारणों से। एक तो लोगों, वहाँ के जो लोग हैं ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। दूसरा है कि 1991 यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ, एलपीजी हुआ, उसके बाद जो गवर्नमेंट ना क्रॉनी कैपिटलिस्ट हो गई, पूंजीवादियों के लिए बिल्कुल आओ भगत करने लगी। देखिए, किसी की भी सरकार है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि हम भी आपके साथ हैं और हम आपकी जो राइट है ना उसको हम कुचलेंगे नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करेंगे। अगर जब तक ये परसेप्शन नहीं बनेगा तो ये जो पुनर्वास बिल है ये पारित नहीं हो पाएगा। लोगों को भरोसा ही नहीं हो पाएगा कि आप उनके लिए कोई कानून ढंग से बना रहे हो। अभी एक आप देख लो, कृषि कानून क्या हुआ, वो वापस लेना पड़ा, लोग उतर गए सड़क पे। आप पहले भरोसा लीजिए लोगों को, आप बताइए कि हम आपके फेवर में ये चीज़ कर रहे हैं, जनमत करिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेट, तभी आपका ये। देखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए अगर सरकार है तो सच में लोगों के लिए सरकार काम करे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। देखिए, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है हमको, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है ग्लोब से आया है, तो जहाँ ग्लोब आ गया वो ज्योग्राफी हो गई। और ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट जो है ना हमारे समाज में पड़ रहा है, तो ज्योग्राफी और सोसाइटी, समाज देखिए कैसे कनेक्टेड है। अब ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, जैसे समाज कैसे बदला। 1992 के बाद हमारा भारत समाज बहुत तेज़ बदला, विदेशी कंपनियां आई, सूचना क्रांति हुई, संचार क्रांति हुआ, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ, सैटेलाइट्स छोड़े जाने लगे, टेलीविज़न, अलग अलग तरह के टेलीविज़न आ गए, दिन रात सीरियल चलने लगे। वो सीरियल में वही चीज़ दिखाई जा रही है ना जो वेस्ट की चीज़ें हैं, तो हम मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं।
घर के एक वर्ग ऐसा कह रहा है कि नहीं, हमारी जो परंपरा है उस पर खतरा आ गया। तो एक तरफ तो मॉडर्न भी बनना चाह रहे हैं, दूसरा कि हमारा ट्रेडिशन के ऊपर भी खतरा है। तो इसमें हम क्या चुने, क्योंकि ये समाज का पार्ट है ना, ये हमारा समाज का पार्ट है। तो एक ग्लोबलाइजेशन से ये देखिए, मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल, इसमें हम चयन करें, ये समस्या आ गई है, जो कि एक सामाजिक पहलू है। और ये सामाजिक पहलू हमारा ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, और ग्लोबलाइजेशन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है। अब अगला है कि स्मॉल वर्सेस बिग इंडस्ट्री। देखिए, अगर हम इंडस्ट्री सेटअप की बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ में है। इंडिया के पास स्टार्टिंग से कैपिटल नहीं था, और बाद में पार्टीशन के बाद सरकार के पास जो भी पैसा था वो सब के सब जो है बिग इंडस्ट्री में खर्च किए। ठीक है, बिग इंडस्ट्री में पैसा लगा दिएगा जो भी भारत के पास पैसा था, जो कि भारत के लिए एक औद्योगिक आधार तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस। कौन से प्लानिंग कमीशन में हुआ था उद्योगों पे खर्चे? सेकंड प्लान। ठीक है, फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया था, लेकिन सेकंड प्लान में बड़े बड़े जो उद्योग लगाए गए, भारी उद्योग लगाए गए। तो नो डाउट एक आपका बेस तैयार किया गया, आधार तैयार किया गया। और जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका हो रहा है 1992 के बाद, मार्केट ओपन हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, बाहरी कंपनियां आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम एक्सपोर्ट करने लगे, एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बन गए। क्योंकि छोटे छोटे जो औद्योगिक इकाई का विकास हुआ है, एमएसएमई, वह 1992 के बाद हुआ है। जो स्मॉल है, स्मॉल इंडस्ट्री, ये कब हुआ है? ये 1992 के बाद हुआ है। सोचिए कितना बड़ा गैप। ये सेकंड प्लान में हो रहा है, और ये जो हो रहा है कब हो रहा है? 1992 में हो रहा है। तो अब ये जो इकाई का विकास हो रहा है एमएसएमई, अब सोचिए कि जो एमएसएमई है इसका 45% एक्सपोर्ट करता है आज के डेट में, छोटे जो उद्योग है ना। और सबसे ज़्यादा जो जो अनस्किल्ड लेबर हैं, जो छोटे मोटे स्किल लेकर के अपना नौकरी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उद्योग छोटे मोटे उद्योग ही तो दे रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जो छोटे औद्योगिक इकाइयों का जो विकास हुआ 1992 के बाद, एक समाज के नए वर्ग को, या जो मध्यम वर्गीय परिवार कह सकते हैं, मध्यम वर्गीय वर्कर्स क्लास, उनकी उत्पत्ति हुई। उनमें एक आर्थिक विकास का एक अलग पैटर्न दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते छोटे उद्योगों के विकास बढ़ा, और एक मध्यम वर्गीय समाज का एक अलग स्वरूप दिखना स्टार्ट हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहां से इसको जोड़ा? उद्योग से एक समाज उत्पन्न हो रहा है। छोटे छोटे उद्योग कैसे समाज बनाएंगे भाई? चाहत होती है ना कि मेरे पास छोटी छोटी जो सुविधाएं हो, मेरे पास हो, एक 4 व्हीलर हो, एक 2 व्हीलर हो, पहले 2 व्हीलर हो उसके बाद 4 व्हीलर हो, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो। तो ये जो चाहत है एक नए समाज का एक मतलब क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो समाज पे उद्योग का भी प्रभाव पड़ा। अब अगला जो है सर्विस सेक्टर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस सेक्टर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस वर्सेस देखिए, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्रम को देखा जाए तो हम क्या देखते हैं ना कि पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर। ठीक है,
इसमें कृषि आता है, इसमें उद्योग आता है, इसमें आपका सर्विस आता है। यही यही है ना पैटर्न, बिल्कुल क्रम से। पहले प्राइमरी सेक्टर का विकास हो रहा है, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फिर सेकेंडरी बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं। भाई कोयला क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो सब प्राइमरी में आते हैं, और उसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ है, उद्योगों का विकास। और जब सेवा देने की बारी आती है, किसी को सर्विसेज देने की बारी आती है उसी सेकेंडरी सेक्टर का, तो हम टर्शरी की बात करते हैं। ये विकास का क्रम होता है। परंतु 1992 के बाद क्या हुआ है? 1992 के बाद ये पैटर्न बिल्कुल अलग दिखा भारत में। 1992 के बाद सर्विस सेक्टर में बूम आ गया है। इस फील्ड में सोचिए बूम आ रहा है। सोचिए कि सॉफ्टवेयर जो है भारत बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी है ना, इसका जो है जितना विकास होना चाहिए वो 92 के बाद नहीं हुआ। और ये भारत के लिए बहुत हिस्टोरिक इवेंट है कि सेकेंडरी को ज़्यादा मौका ना मिलना और टर्शियरी को ज़्यादा मौका मिल जाना और बूम आ जाना। एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है आज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में। तो जितना विकास सेकेंडरी का होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और उस सबसे ज़्यादा आपका देखा जाए तो टर्शियरी का हो गया, तृतीय क्षेत्र का हो गया। तो एक कह सकते हैं ना कि एक ऐतिहासिक घटना है भारत के संदर्भ में। आज देखिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके चलते ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। यहाँ के लोग काम करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? यूएस जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और जा रहे हैं वहाँ पे, पैसे कमा के भेज रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सचेंज हो रहा है, वहीं पे कुछ लोग रह जाते हैं एक, और वो लोग फिर कभी वापस भी आते हैं। यहाँ आकर के बड़े बड़े शहरों में एक फ्लैट लेकर के आते हैं, एक अलग लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि एक पॉपुलेशन एक्सचेंज के चलते एक मिडिल क्लास में एक रिच वर्ग तैयार हुआ है। तो आप देखिए कि एक कैसे मैंने जोड़ा कि एक सर्विस सेक्टर के चलते आपका एक समाज तैयार हुआ, और उस समाज एक रिच वर्ग हो गया। मिडिल क्लास फैमिली में भी एक रिच वर्ग जो तैयार हुआ है, ये 92 के बाद ही हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आई थिंक खत्म हो गया सोसाइटी का पार्ट। अगला जो है पोर्शन, इसको भी हम खत्म करते हैं जल्दी से। ज्योग्राफी को हम गवर्नेंस जोड़ेंगे, ये आपका पेपर 2 हो गया, पेपर 2। और पॉलिटी ये भी पेपर 2 में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा करें गवर्नेंस में कि स्कीम्स स्पेसिफिक टू वेरियस सेक्टर्स क्या है? मॉइस्ट एरिया, ट्राइबल एरिया, स्पेशल कैटेगरी, स्टेट, आपके स्टेट्स जो होते हैं, पॉवर्टी एंड हंगर्स। ठीक है, मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं माओवादियों के लिए कि माओइस्ट एरिया में क्या है, यहाँ की क्या समस्या है? भाई वहाँ के लोग क्या है, अपने आप को भगत सिंह मांगते हैं कि हम भगत सिंह हैं। भाई यहीं के सब भाई बहन है ना हमारे, कहीं दूर के तो है नहीं। कहीं भी जंगली जो भी आपकी छत्तीसगढ़ या जो भी नक्सल क्षेत्र है, ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर से कम नहीं समझते हैं। और हमारे लिए यहीं के हैं लोग, भाई बहन हैं। वो आतंकवादी थोड़ी हैं, वह इंटरनेशनल टेररिस्ट भी नहीं है, इस्लामिक टेररिस्ट भी नहीं है, वो कहीं पाकिस्तान और नेपाल से नहीं आए हैं, वो यहीं के हैं। भाई इन माओवादियों को लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, और जब अन्याय होता है तो कोई भी आइडियोलॉजिकल बीज पनप सकता है किसी के अंदर भी। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है, उनको समझाना ज़रूरी है। आप देख लो, आप एक कोई भी क्राइम कर लो, छोटा सा कोई भी, आपके ऊपर आईपीसी का सेक्शन लग गया, आईपीसी 506 लग गया या 323 लग गया, सामान्य मारपीट लग गया,
आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक आपको न्यायालय बरी नहीं कर दे। 302 की तो बारी छोड़ दो, 302 तो पूरा एकदम बिल्कुल ट्रायल फेस करोगे, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे कोर्ट में, न्यायालय में, उसके बाद जो है वर्डिक्ट आएगा भी हाँ चलो आप दोष मुक्त होके बच गए। बट ऐसा कोई कानून देखे हो कि भैया किसी ने, किसी माओवादी ने, किसी नक्सली ने 50 लोगों को मार दिया हो और पूरी सजा उसकी माफ़ कर दी गई हो? तो गवर्नमेंट की तरफ से इन माओवादियों को सजा माफ़ी के लिए एक योजना आती है कि भैया तुम चलो अपना हथियार सौंप दो, हथियार डाल दो और हम तुमको, तुम्हारी जेल भी नहीं जाने देंगे, तुमको पूरी तरीके से सजा माफ़ कर देंगे, मेन स्ट्रीम में रखेंगे, तुमको नौकरी भी देंगे। ऐसे भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम लाती है उनके लिए। तो ये हुआ आपका स्पेसिफिक टू वेरियस सेक्टर, और ये सबके लिए नहीं स्कीम्स आती हैं, क्योंकि जब तक देखिए हम कैसा भारत चाहते हैं, हम ऐसा भारत चाहते हैं कि जो सभी लोग हमारे संविधान पे भरोसा करें, सबको हम मेन स्ट्रीम में लाएं। अगर कोई फिसल गया, कोई किसी के अंदर आइडियोलॉजिकल हमारे खिलाफ एक जहर भर दिया गया है, चलो ठीक है, वो भी भूले भटके भगत सिंह हैं, वो भी हमारे साथ कभी ना कभी आ जाएंगे, उनको हम मौका दे रहे हैं, इसीलिए हम उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, और गवर्नमेंट द्वारा ऐसा स्कीम लाया जाता है। ओके, और बात करें ट्राइबल एरिया का। ट्राइबल क्या है? ट्राइबल, अलग अलग ट्राइबल हमारे भारत में निवास करती हैं, ये भी हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है, उनके भी राइट्स हैं, और वो भी ट्राइबल्स को भी कभी ना कभी ये सारे माओवादी जो है प्रलोभन दे करके उनको भी माओवादी और ये नक्सली बना देते हैं, और उनका एक अलग स्पेशल स्टेटस है भाई, हमारे सबसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, और ट्राइब्स जो है हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है, और उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ये हम गवर्नेंस के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, और ये सब ज्योग्राफी से कनेक्टेड हैं। अब बात करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। देखिए ये क्या है ना, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स जो है इसको हम SCS बोलते हैं। देखिए स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स SCS, ये जो है शुरुआत में ना सिर्फ 4 राज्यों को मिला था, जो हिली एरियाज़ हैं, मतलब आपके 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं, हिली एरियाज़ में आपका हिमाचल भी आ जाएगा, उत्तराखंड, मतलब ये सबको जो है स्पेशल कैटेगरी मिला हुआ है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए गए, वही आर्टिकल जो है 371 में जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, या कोई भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, जैसे विदर्भा हो गया, तो उनको एक स्पेशल पैकेज मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, ठीक है। ये स्पेशल कैटेगरी क्यों बनाया गया भैया? हिली एरियाज में क्या ऐसी बात है कि उनको अलग से ग्रांट मिल रहा है, अलग से उनको फंड मिल रहा है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई? आप ये देखो ना, प्लेन में आप हो, आराम से कोई व्हीकल्स लेके जा रहे हो, कोई भी चीज़ लेके जा सकते हो, कोई आप कोई दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, कभी लैंडस्लाइड हो गया, 10 किलोमीटर आप चढ़ के जा रहे हो, बाइक से चला के जा रहे हो, 10 किलोमीटर में आपके 2 लीटर पेट्रोल खर्च हो गए। अब बताओ, एक सिंपल प्लेन में 10 किलोमीटर चलाओगे तो आपका पेट्रोल कितना खर्च होगा? माइलेज बहुत अच्छा रहेगा, बट वही चीज़, वही दूध को पहुंचाने में आपको सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर ही चढ़ना है ऊपर में, और आपके 2 लीटर पेट्रोल खर्च हो गए। तो ऊपर में दूध का दाम, पानी का दाम पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा रहता है प्लेन की अपेक्षा। तो जब महंगाई ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्पेशल ग्रांट पैकेज मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वहाँ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, जो पहाड़ पे रहते हैं उनकी लाइफ, ज़िंदगी जो है बहुत स्थिर नहीं है, अब फिर भी बेचारे रह रहे हैं। तो एक प्लानिंग कमीशन ने एक फार्मूला निकाला, ठीक है, स्पेशल टैक्स रिलैक्सेशन एंड स्पेशल ग्रांट्स देता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के ही थ्रू ये प्रपोजल हुआ, ठीक है। और बाद में इसको जो है फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इसको 1990 आई थिंक, ये जो है 1996 में इसको प्रपोज्ड किया कि भैया इनको एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। पहला राज्य जम्मू एंड कश्मीर मिला है, और दूसरा नागालैंड, ठीक है। तो इसमें इसको हम क्यों भाई इंक्लूड कर रहे हैं भाई? SCS स्टेट्स जो है हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये समाज, इस सोसाइटी का पार्ट है,
समाज में सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत ही चैलेंजिंग एरिया में रह रहा है, तो उसको हम बराबरी तभी करेंगे ना जब उसको स्पेशल हम उसको छूट देंगे, उसको कोई प्रावधान में डालेंगे। तो एससीएस स्टेट्स जो है ऐसा नहीं मिलता है, इसके जो है ना 5 पैरामीटर्स होते हैं। 5 पैरामीटर्स में पहला जो है हिली एरिया, भाई पहाड़ी एरिया होगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। बिहार जो है मांग करता है स्पेशल राज्य का दर्जा, खैर ये तो अलग चीज़ है, एससीएस नहीं है। दूसरी चीज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि स्ट्रेटजिक लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशन जैसे कि कोई बॉर्डर हो गया, कोई पड़ोसी देशों के जैसे पाकिस्तान के साथ कोई लगा हुआ सीमा, चाइना के साथ लगा हुआ सीमा है, तो वो जो है इस पैरामीटर्स में फिट हो जाता है, तब उसको एससीएस स्टेट्स। तो बताओ कि हिली एरियाज़ क्या है, हिल किस में है, ज्योग्राफी में है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी हम ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजिक लोकेशन, कोई बॉर्डर शेयर हो रहा है, ये भी बॉर्डर जहाँ आ गया वो ज्योग्राफी का पार्ट है। और इन सारी चीज़ों के चलते एक समाज बन रहा है, समाज के ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है, और इसको हम ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी, ये पेपर 2 है, पेपर 2 को ज्योग्राफी से हम कैसे कनेक्ट करें, मतलब पॉलिटी को हम ज्योग्राफिकल एंगल से कैसे देखें। देखिए इसमें जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो भी हमारा जो राज्य है ना, राज्य बने, राज्य के जो भी हम पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, कहने का मतलब है कि राज्यों का जो बंटवारा है ना वो भाषा के आधार पर हुआ पहले स्टार्टिंग में, बाद में जो बंटवारे हुए हैं कुछ राज्य तो भाषा के आधार, बाद में कुछ कल्चर के आधार पे, रिसोर्स के आधार पे, बट जितने बंटवारे होने चाहिए, या इनफैक्ट सारे बंटवारे लगभग हुए भी जो भारत में, वो नेचुरल बाउंड्री बेसिस पे हुए हैं। मतलब कि बंटवारा हो बट वो पहाड़ से डिवाइड हो, नदी से डिवाइड हो, नाले से डिवाइड हो, तो उसमें जो है कन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। तो ये जो पार्ट है ना कि भाषा के आधार पे, बैरियर के आधार पे, पहाड़ के आधार पे, नदी के आधार पे, तो ये देखो घुसा हुआ है ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी घुसा हुआ है, गवर्नेंस पे तो बता ही दिए। मतलब सोचो ज्योग्राफी कहाँ कहाँ घुसा है, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है जीएस के पेपर में कहाँ कहाँ घुसा हुआ है, स्कैटर्ड है, उसको खोज खोज के निकालो और इस तरीके से पढ़ो। शेड्यूल 5th और 6th, 5वां और 6ठा शेड्यूल क्या कहता है भाई, 5वां शेड्यूल का आपका जो है स्पेशल प्रोविजंस है, मतलब कि हमारा जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको उसका प्रशासन कैसे चलाया जाए। क्यों, क्योंकि भैया उनकी संस्कृति ही अलग है, बिल्कुल उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। अब अगर उनके यहाँ बिल्कुल अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी और सारे जो कानून है वहाँ पर थोप दोगे तो भैया वो नहीं समझेंगे आपकी बात। तो इसलिए उनके लिए अलग 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 प्रोविजंस है। जो शेड्यूल 5th की बात करता है, 6ठे में वो है जो आपके ट्राइबल्स एरिया जो आसाम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें जो प्रोविजंस हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए। तो 5वां और 6ठा सोचिए शेड्यूल्ड जो हैं एक जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है। तो जहाँ जनजाति आ गई वो हमारा ज्योग्राफी है। तो सोचिए यहाँ भी पॉलिटी में भी ज्योग्राफी घुसा हुआ है। देखिए आर्टिकल 371 जो है क्या है, 370 के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का, वो ख़त्म भी हो गया अब तो, बट 371 के बारे में जनरली लोग पढ़ते नहीं हैं, जबकि इम्पॉर्टेंट है। 371 मतलब जो भी अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की एग्रीकल्चर, वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल वर्स्ट है, जैसे विदर्भा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो विदर्भा के लिए एक अलग बोर्ड बना दो, बन गया। तो 371 में उसको डाल दिया गया। क्यों डालने के पीछे रीजन ही है कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। कच्छ जो है बिल्कुल अलग है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से, कच्छ को भी आपने डाल दिया 371 में। हिली एरियाज़ में नागालैंड क्षेत्र में बहुत सारे जो हैं कि वो 371 में आते हैं।
क्योंकि अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हम जो है वो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसको हम पढ़ते हैं। 371 में वो सारे जो जो भी राज्य के जो स्पेशल अलग अलग जो क्षेत्र डाले गए हैं, उसका कारण यही ना कि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, कृषि अच्छा नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है। तो देखो, ये यहाँ पॉलिटी के अंदर भी ज्योग्राफी घुसा हुआ है। ठीक है, अब ये बचा हुआ था, मैं थोड़ा भूल गया, ये पार्ट भी जो है पॉवर्टी एंड हंगर। देखिए, पॉवर्टी एंड हंगर क्या है, बेसिकली ये गवर्नेंस का पार्ट है, जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की। अब उड़ीसा देख लो, उड़ीसा में गरीबी भी है, भूख भी है, आपके बिहार में, झारखंड में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स काम कर रही हैं? तो यहाँ पे गरीबी और भूख का कारण क्या है? वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन। भाई पानी खूब है बिहार में, बट पानी रहने से नहीं होता है ना, वो किस काम का? एक कृषि के लिए बहुत ज़्यादा पानी थोड़ी चाहिए, जितना चाहिए उससे ज़्यादा पानी है, खूब बाढ़ आ गया, डूब गया, सारे फसल बर्बाद हो गए, तो भूखमरी होगी कि नहीं होगी? हंगर होगा नहीं, पावर्टी आएगी नहीं आएगी? तो जोग्राफिकल रीजन के चलते भूखमरी और हंगर आ रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं और वहाँ का गवर्नेंस कैसा चल रहा है, तो सब जोग्राफी से कनेक्टेड है। तो आई थिंक आज का ये दोनों कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक बचा हुआ और, मतलब मुश्किल से 15 या 20 मिनट का वीडियो बनेगा, उसका मैं एक और डेमो पार्ट बनाऊंगा, तब मुझे थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। उसके बाद जो है हम ज्योग्राफी फुल फ्लेज में शुरू करेंगे, एकदम क्लाइमेटोलॉजी से। क्लाइमेटोलॉजी का पहला मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद पूरी चीज़ पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक। मतलब आपके यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सब आ जाएगा। और पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में अभी तक कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। सब लोग छुपाते हैं ना, यार छुपाओ मत, बताओ किसी को, पेड पेड क्लास चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, कोर्स बेचना है, यहाँ वो सब सिस्टम नहीं है। सब उधड़ के रख देंगे, सब कुछ बताएंगे, खोल कर रख देंगे। ठीक है, ज्ञान छुपाने से और आदमी जो है अज्ञानता की तरफ बढ़ता है। ज्ञान को बांटो, खूब फैलाओ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।